नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी, फिर आपके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेकर जो अभी लेटेस्ट खबरों में छाया हुआ है। और लेटेस्ट खबरें हैं कंबोडिया और आपके थाईलैंड के बीच में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि वास्तव में कंबोडिया और थाईलैंड जो भारत से 5000 किलोमीटर के आसपास दूर है, उन देशों में क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों तनाव की स्थितियां पैदा हो गई, ऐसे क्या कारण है, उन कारणों को देखेंगे। और साथ साथ में ये भी हम देखेंगे कि आखिर यार ये अमेरिका और चीन जो है वो कहीं अलग से कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे, क्योंकि आपको पता है कि कंबोडिया की तरफ झुकाव चीन का है और थाईलैंड की तरफ झुकाव है अमेरिका का। तो आखिर क्या है जिसकी अपील भारत भी कर रहा है कि शांति बनाए रखो, इधर अमेरिका की तरफ से भी अपील आ रही है कि भाई साहब युद्ध में मत जाओ, लेकिन दोनों देश तुले हुए हैं कि हम तो जाएंगे 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 युद्ध। और लाखों लोग जो है वो विस्थापित हो रहे हैं, लगभग 40 के आसपास सैनिक मारे जा चुके हैं। तो इस सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर दोनों जो देश है इनमें वास्तव में कितना अंतर है, उसके मैप में कहाँ ये दोनों देश है, कंबोडिया और थाईलैंड, उसको हम समझेंगे, उसके बॉर्डर को हम समझेंगे, दोनों की सैन्य तुलना को हम समझेंगे और साथ ही साथ उनके कारणों का भी विश्लेषण करेंगे। तो बड़ी शानदार क्लास रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें तो ये चित्र आ रहे हैं, ये पिक्चर जो है वो युद्ध के तनाव के बीच के चित्र है, जहां कंबोडिया और थाईलैंड की जो सेना है वो बिल्कुल युद्ध की स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने है। अब पहले मैप पर नजर डालते हैं, कंबोडिया और थाईलैंड कहाँ है। कंबोडिया और थाईलैंड भारत के पूर्व में है। आप भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार को क्रॉस कर लोगे तो उसके आगे जो देश आएंगे पूर्वी एशिया के देश है, जिन्होंने एक संगठन बना रखा, बड़ा पॉपुलर संगठन है आसियान, बड़ा सक्सेसफुल संगठन है। और उसी आसियान के दो सदस्य है कंबोडिया और थाईलैंड। पहले वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो ये आपका थाईलैंड है और ये है आपका कंबोडिया। थाईलैंड की मैं बात करूं तो बॉर्डर या जो इसका ज्योग्राफिक स्थिति की हम बात करें तो थाईलैंड के एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ लाओस है, एक तरफ कंबोडिया है और एक तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी है, और इधर इसका छोटा सा हिस्सा है वो मलेशिया से मिलता है। तो यूं कहें थाईलैंड के आसपास कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार और गल्फ ऑफ थाईलैंड है एक तरफ, एक अंडमान सी पड़ता है, आपके अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में पड़ता है, भारत से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा जो देश की हम चर्चा करने वाले हैं वो है कंबोडिया। कंबोडिया देश जो है वो एक तरफ वियतनाम से घिरा हुआ है, अमेरिका को जो अमेरिका के साथ संघर्ष की बड़ी शानदार कथा रही है तो वियतनाम से है, एक तरफ लाओस पड़ता है, 800 किलोमीटर के आसपास थाईलैंड का बॉर्डर टच होता है और इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है वो इस कंबोडिया के आसपास है। ज्योग्राफी में ये देखा, इसका बॉर्डर ये मैंने कहा 800 किलोमीटर, और इसी 800 किलोमीटर को लेकर ही कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य तनाव की स्थिति है। अब भाई कंबोडिया और थाईलैंड, यहां कंबोडिया देखोगे तो बड़ा छोटा सा देश, थाईलैंड इससे बड़ा देश है। तो क्या इनका सैन्य पावर अभी युद्ध में क्या काम आता है? क्षेत्रफल ज्यादा काम में नहीं आता, महत्वपूर्ण है क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा काम में नहीं आता है। उसके सैन्य पावर की, उसके पैसों की क्षमता, अर्थव्यवस्था को यदि हम समझे तो इन दोनों की तुलना हम करें तो यदि दोनों की सेना की क्षमता की हम बात करें तो 2025 में जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी होता है, सैन्य ताकत के रूप में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी होता है, तो 2025 में जो थाईलैंड की सेना थी वो वर्ल्ड में 24वें स्थान पर थी। जबकि कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की सेना है 83वें नंबर पर, 83वें नंबर पर थी। मतलब दोनों देशों की सेनाओं की कैपेसिटी में बड़ा भारी अंतर है। दूसरी बात हम करें तो यदि आजकल युद्धों में फाइटर जेटों का बड़ा महत्व है तो इधर थाईलैंड के पास फाइटर जेट कौन कौन से, तो थाईलैंड के पास में आपके F-16 है, वो फाइटर जेट महत्वपूर्ण है और इनकी संख्या है 40 से 50 के आसपास। साथ ही साफ ग्रिपेन भी है, वो भी इसके पास उपलब्ध है। तो दो महत्वपूर्ण जेट है, फाइटर जेट है, F-16 है और साफ ग्रिपेन है। इधर आप कंबोडिया की बात करो तो कंबोडिया के पास एक भी फाइटर प्लेन नहीं है, इसकी एयरफोर्स की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म सी है, एयरफोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी कंबोडिया युद्ध कर रहा है अपने पुराने तकनीकी युद्ध के बल पर। इसके पास अमेरिका के हथियार है थाईलैंड के पास, और कंबोडिया के पास पुराने चीन के हथियार है।
यदि सेना की संख्या की बात करूं तो कंबोडिया के पास लगभग 1,70,000 के आसपास सक्रिय सैनिक है और 1 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक है। रिजर्व और सक्रिय सैनिक दोनों की संख्या मिला जाए तो लगभग 2,70,000 के आसपास कंबोडिया के सैनिक है। लेकिन इधर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के पास 3,60,000 के आसपास सक्रिय सैनिक है और 2 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक है। मतलब थाईलैंड की सैनिकों की संख्या लगभग 5.5 लाख है और कंबोडिया के सैनिकों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। मतलब इसमें देखा जाए तो आधे के आसपास कंबोडिया के सैनिक है। यदि सेना पर खर्च करने की बात की जाए हम, तो सेना के खर्च में सैन्य बजट जो है थाईलैंड का वो $5.5 बिलियन खर्च है, जबकि इधर कंबोडिया की बात करें तो इसका 1/3 भी नहीं है, बहुत कम जो खर्चा है वो थाईलैंड कंबोडिया इस पर करता है। लगभग 1 बिलियन के आसपास खर्चा होता है। तो सैन्य खर्चे में भी लगभग 5 गुने के आसपास है वो थाईलैंड है। अब उसकी नेवी की बात करें तो नौसेना के पास, थाईलैंड की नौसेना है उसके पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 7 फ्रिगेट्स है, 20 से ज्यादा कॉर्वेट्स युद्धपोत है और 1 पनडुब्बी भी है। जबकि इधर आप कंबोडिया की बात करो तो कंबोडिया की सेना के पास कुछ भी नेवी से संबंधित कुछ भी सामान है नहीं। यदि देखा जाए तो इसके पास छोटी मोटी 1-2 नाव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप तोपों की बात करो तो आप टैंकों की बात करो तो 200 के आसपास टैंक है वो थाईलैंड सरकार के पास, थाईलैंड की सेना के पास है और 200 के 200 है वो कंबोडिया के पास है। लेकिन थाईलैंड के पास जो 200 टैंक है वो अत्याधुनिक टैंक है, जबकि कंबोडिया में पुराने प्रकार के टैंक है। ठीक है, आर्टिलरी सिस्टम की बात करें तो M77 आर्टिलरी सिस्टम है, ठीक है, और हाइमार्स जिसका बड़ा नाम आया था यूक्रेन वाले युद्ध में, हाइमार्स का यूज करता है थाईलैंड। ये तो मोटे मोटे सैनिकों की बात। तो सैनिकों में तो आप देखोगे तो कंबोडिया है वो थाईलैंड से काफी पीछे। यदि इनके क्षेत्रफलों की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, थाईलैंड के क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना करें तो थाईलैंड की जो जनसंख्या है 2025 में वो है लगभग 7 करोड़ 16 लाख के आसपास। 7 करोड़ 16 लाख के आसपास थाईलैंड की जनसंख्या। यदि जनसंख्या कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की जनसंख्या है 1 करोड़ 42 लाख के आसपास। मतलब लगभग 7 गुनी जनसंख्या थाईलैंड की है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 5,13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास थाईलैंड का क्षेत्रफल है, जबकि कंबोडिया के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1,81,000। तो यहां भी 1/3 है आपका कंबोडिया का क्षेत्रफल। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो थाईलैंड की है वो 526.41 बिलियन डॉलर में इसकी जो है वो जीडीपी है, जबकि इसकी मात्र 47 मतलब 10वां हिस्सा इसके जीडीपी है। तो यहां से सैन्य क्षमता में देखो, आर्थिक स्थिति में देखो, क्षेत्रफल में देखो, जनसंख्या में देखो तो कंबोडिया और थाईलैंड में काफी कुछ डिफरेंसेस है। यूं मान सकते हो लगभग 4 गुना है वो थाईलैंड ज्यादा सक्षम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में युद्ध हो रहा है। कंबोडिया को चीन की से है, चीन के हथियार है, थाईलैंड पर अमेरिका का सहयोग है। तो यहां देखें तो बड़ी शक्तियां भी अपना हित साधने में लगी हुई है। यह देखिए, अब देखो इसका कारण क्या है। कारण बड़े मजेदार है। 2 कारणों पे हम चर्चा करेंगे जिसकी वजह से इनमें तनाव है। एक तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है कंबोडिया थाईलैंड वाला कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एक कारण तो ये कि यार 2 अलग अलग देश है जिनमें एक कम शक्तिशाली एक ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन फिर भी युद्ध की स्थिति है। इसका मुख्य कारण जो है वो वहां की राजनीति है। राजनीति, सब राजनीति चमकाने में लगे हुए, तो राजनीति एक प्रमुख कारण। और एक और कारण है, वो कारण है यहाँ के मंदिर को लेकर। एक मंदिर है, पहले उसको समझते हैं कि मंदिर का विवाद क्या है। यह मंदिर है जिसको बोलते हैं प्रिय विहार मंदिर। कंबोडिया और थाईलैंड के जस्ट बॉर्डर पर एक पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। 11वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, शिव को समर्पित मंदिर। और इस मंदिर को लेकर झड़प स्टार्ट हुई थी, शुरुआत यहां से हुई। अब ये कहानी क्या है प्रिय विहार मंदिर की? मैं कह रहा था कि कंबोडिया और थाईलैंड की जो बॉर्डर है उस पर पहाड़ी पर है, और थाईलैंड की जो सरकार है वो इस सीमा को नहीं मानती। थाईलैंड कहता है कि ये शिव मंदिर, प्रिय विहार जो मंदिर है वो थाईलैंड का है। कंबोडिया कहता है कि ये उसका है। अब इस मैटर को लेकर जब कंबोडिया 1953 में आजाद हुआ तो वहां से इसको विवाद हो गया, और कंबोडिया सरकार जो है 1962 में इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसका अध्ययन किया, इस बॉर्डर का, और पुराने जो समझौते हुए थे उसको देखकर इस जो
प्रिय विहार मंदिर था उसका जो अधिकार है वो कहा कि इसमें कंबोडिया का अधिकार होना चाहिए। यह डिसीजन आया 1962 वाले मामले में। अब 62 में मामले में आया, लेकिन थाईलैंड ने इसको माना नहीं। उसके बाद में ये विवाद धीरे धीरे चलता रहा, 90-92 में फिर चलता रहा और बढ़ता गया विवाद, कभी गर्म कभी ठंडा कभी गर्म, इस प्रकार चलता रहा। 2008 में ये फिर वापस सुर्खियों में आया प्रिय विहार मंदिर। 2008 में कंबोडिया सरकार ने इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इस प्रिय विहार का नाम दिया गया। थाईलैंड सरकार ने इसका विरोध किया और उसके जवाब में है वो वापस कंबोडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण में गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2013 में कहा कि कंबोडिया का है ये मंदिर और विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल करना चाहिए। तो आईसीजे के मतलब बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, तो इस मामले में हमेशा कंबोडिया रहा। लेकिन 2025 में आते आते ये जो विवाद था मंदिर वाला, ये संघर्ष में तब्दील हो गया। पहला कारण तो प्रिय विहार मंदिर। अब देखो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, दूसरा समझना। दूसरा, यहाँ की मैंने कहा कि यहाँ के विवाद का कारण था यहाँ की राजनीति को चमकाने का। अब पहले देखो कंबोडिया की राजनीति को समझते हैं। कंबोडिया में वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है हुन मोनेट। ये जो तस्वीर दिख रही है ये व्यक्ति है हुन मोनेट, जो 2023 से कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। हुन मोनेट के एक पिता का नाम है और वो भी कंबोडिया के बड़े दिग्गज नेता है और वर्तमान में यहाँ कंबोडिया के जो सीनेट है, यूं मान सकते हो लोकसभा के अध्यक्ष है, और इनका नाम है हुन सेन। याद रखना, देखो कहानी को समझना है। ये तो है हुन मोनेट और ये हुन सेन। ये हुन मोनेट अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कंबोडिया के, और ये हुन सेन है पहले कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 98 में प्रधानमंत्री थे, 2023 तक भी यही प्रधानमंत्री थे और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हुन सेन। और उनकी इच्छा है कि हमारा बेटा जो है हुन मोनेट जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में सक्षम रहे और हमारा ही राज रहे। चलो कंबोडिया की कहानी है, याद रखना, हुन मोनेट और हुन सेन। बुढ़ा हो गया तो अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। ये तो कंबोडिया की। अब थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में एज इट इज कंबोडिया की तरह कहानी है। कंबोडिया में जैसे हुन मोनेट प्रधानमंत्री थे, वैसे ही थाईलैंड में कुछ दिन पहले है एक महिला प्रधानमंत्री थी जिसका नाम था पेंटोगटार्न शिनवात्रा। ये नाम है पेंटोगटार्न शिनवात्रा। ये प्रधानमंत्री रही, सबसे युवा प्रधानमंत्री रही थाईलैंड की। अभी हटा दिया गया है इसको, अस्थायी प्रधानमंत्री है। और इनके पिता भी हुआ करते थे पहले, जिनका नाम था यंगलिक शिनवात्रा। देखो ये प्रधानमंत्री रहे थॉक्सिन शिनवात्रा, सॉरी ये शिनवात्रा, मैंने कहा इस शिनवात्रा का नाम है पेंटोगटार्न शिनवात्रा, थोड़ा सा नाम अजीब से है। और ये थाक्सिन शिनवात्रा इनके पिता। ये शिनवात्रा जो है ये 37 साल की अवस्था में प्रधानमंत्री बनी और इस शिनवात्रा परिवार में इनके पिताजी रहे, इनकी बुआ जी प्रधानमंत्री रही। थाईलैंड पर इनका प्रभाव रहा है। अब थोड़े देर पहले क्या हुआ, मई में क्या हुआ कि मई में थोड़ा सा कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य थोड़ा सा तनाव सेनाओं के बीच में था। तो इस शिनवात्रा ने, जिनका नाम पेंटोगटार्न शिनवात्रा है, इन्होंने फोन मिलाया और कंबोडिया के जो लोकसभा के अध्यक्ष है हुन सेन, इनको फोन मिलाया और कहा कि चाचा अपने को विवाद की स्थिति पैदा नहीं करनी है कंबोडिया और थाईलैंड, क्योंकि इन परिवारों के बीच में आपस में रिलेशन अच्छे। कंबोडिया के परिवार जो शिनवात्रा परिवार है थाईलैंड का और कंबोडिया का जो है हुन परिवार है, इनके बीच में अच्छी संबंध है। तो शिनवात्रा जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी, इन्होंने हुन सेन को फोन किया। 17 मिनट फोन चला और 17 मिनट फोन चलने के बाद में उन्होंने कहा कि चाचा आप युद्ध में अपने बेटे को समझाओ कि युद्ध में नहीं जाना है। हमारा जो सेना का अधिकारी है उसने गड़बड़ की है, क्योंकि एक फायरिंग में कंबोडिया का सैनिक मर गया था। तो इस जो 17 मिनट का टेप जो था, ये टेप इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया हुन सेन ने और इस टेप को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। इसकी वजह से जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी शिनवात्रा, पेंटोगटार्न शिनवात्रा, इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। अब ये थाईलैंड के ये जो बड़ी नेता है शिनवात्रा हो चाहे ये हो, ये चाहते हैं कि कंबोडिया से बदला लिया जाए और हमारी राजनीति चमका दी जाए। और इधर कंबोडिया के जो ये है आपके हुन सेन, ये चाहते हैं कि अपना जो बेटा अभी नया नया प्रधानमंत्री बना है तो इसकी राजनीति को भी क्यों न चमका दिया जाए, क्योंकि जब भी युद्ध होता है राष्ट्रवाद की भावनाएं बलवती होती है और निश्चित तौर से वहां की सरकार को फायदा होता है। तो ये दो फैक्टर काम कर रहे हैं। दोनों की सेनाओं में का मैंने हम तुलना की और दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की हमने तुलना की। अब आपको समझना है कि दो देशों के मध्य जो युद्ध होता है
उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियां थाईलैंड की तरफ अमेरिका और कंबोडिया की तरफ से चाइना का झुकाव है। तो इन दोनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, क्या वो आंतरिक राजनीति की वजह से है या अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों का प्रभाव इस पर है या कोई सीमा का विवाद मुख्य कारण है? या आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वास्तव में राजनीति को समझने के लिए वास्तव में इस युद्ध का कारण क्या हो सकता है और इस युद्ध में कौन जीतेगा? भारत का क्या रुख होना चाहिए, थाईलैंड की तरफ या कंबोडिया की तरफ? क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो कमेंट करके मुझे बताना कि किस प्रकार आप इस युद्ध के मामले में क्या सोचते हो। नए सेशन में जिसमें इंटरनेशनल मुद्दे पर फिर हम चर्चा करेंगे, बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, तो वो क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नई क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।